हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ एक्मे फिनट्रेड इंडिया यानी कि आसान लोन्स लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। और ऑब्वियसली हर किसी को इन कंपनीज के काम के बारे में पता है, क्योंकि बहुत सारे सेम सेगमेंट के आईपीओ हमें देखने को मिल चुके हैं। बट हम आज की इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के दिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। अब इसका रीजन क्यों है? क्योंकि एक साथ 19 और 20 को, यानी कि 21 जून एंड 24 जून को काफी सारे आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। यानी कि दो मेन लाइन आईपीओ और दो 5 एसएमई आईपीओ, यानी कि टोटल 7 आईपीओ हो चुके हैं। जहां पर जितना भी पैसा हमारा इन 7 आईपीओ में ब्लॉक होगा, वो हम इन बाकी 6 आईपीओ में यूज नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कि हमने किसी एक आईपीओ में अपना सारा का सारा पैसा ब्लॉक कर दिया, तो बाकी 6 में हम उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से जिस भी तरीके के रैंकिंग बनेगी, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा, वो मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर मैं इसमें अपना डिसीजन देने की कोशिश करूं, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं बी। बट एचएनआई कैटेगरी में अगर मैं इसमें जाता हूं, तो मेरा वहां पर डिसीजन बीइंग एन अग्रेसिव होकर होगा। और वो किस तरीके से रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बना, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और हमारे डेली के शो मार्केट का पैच पर ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, मतलब कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो एनबीएफसी कंपनी होने वाली है, जिसके पास 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो रूरल्स एंड सेमी अर्बन एरियाज में अपने काम को ज्यादा परफॉर्म करती है। कंपनी का जो मेनली लैंडिंग सोल्यूशन होने वाला है, वो डिपेंड करता है नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। और कंपनी प्रोवाइड करती है व्हीकल फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। मतलब कि जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये कंपनी ज्यादा एक्टिव रहती है। कंपनी का मेनली काम 4 स्टेट्स में होने वाला है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। और इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, वो उदयपुर राजस्थान में होने वाला है। और कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाला है। नेटवर्क की बात करते हैं तो 12 ब्रांचेस एंड ओवर 25 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस कंपनी के होने वाले हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल एंड फिजिकल ब्रांचेस। इट हैज सर्व ओवर 2 लाख कस्टमर, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। कंपनी फाइनेंस करती है परचेज ऑफ न्यू 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स, जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, फॉर सैलरीड प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। कंपनी के पास 125 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले एज ऑफ दिसंबर 31 2023। काम वाइज बात करते हैं तो अच्छा काम हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 19 जून को जी आईपीओ ओपन होगा, 24 जून को क्लोज होगा, 24 जून को अलॉटमेंट होगी, 25 जून को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 25 जून को। लिस्टिंग डेट होने वाली 26 जून की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 114 से 120 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 120 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 125 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 132 करोड़ का। एक छोटे से साइज का आईपीओ होने वाला है, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी एंड एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में बात करते तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 125 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 15,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,10,000 की। बिग एचएनए में मिनिमम 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर निर्मल कुमार जैन, मंजू देवी जैन, दीपेश जैन एंड निर्मल कुमार जैन एचयूएफ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 56.01% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जो इनदर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर का हिस्सा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की,
तो सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में था 455 करोड़ का, जो डिक्रीज हो चुका है 9th मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल में 417 करोड़ का। ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। रेवेन्यू 2021 में था 86 करोड़ का, 2022 में डिप देखने को मिला 67.5 करोड़ का, 2023 में 69.57 करोड़ का एंड 2024 के पहले 9 मंथ में 53.45 करोड़ का। फिर से हमें जहां पर डी ग्रोइंग देखने को मिल रही है, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 16 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में ओनली 4 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 15.8 करोड़ का प्रॉफिट एंड पहले 9 मंथ में 12.25 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अगर एक्चुअली कैटेगरी में अप्लाई करने को बोला है, तो वहां पर मेरा माइंडसेट क्यों अग्रेसिव होकर हुआ है, तो ये मेन रीजन था, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें काफी ज्यादा इफ एंड बट्स देखने को मिले हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 217 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 185 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 195 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल इसके अच्छे नहीं बोलूंगा, जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हुआ था। और जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, काफी सारी मेजर दिक्कतें हमें किसी ना किसी पोर्शन में देखने को मिल रही है इन ऑलमोस्ट एवरी आईपीओ, नॉट इन एवरी बट ऑलमोस्ट एवरी। तो अगर वहां पर मार्केट का भी मूड माहौल अगर बिगड़ता है, तो वहां पर हमें आईपीओ में मेन दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो हमें थोड़ी सी वहां पर एडिशनल स्टडी करनी पड़ेगी। बाय द वे, अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इनको फ्यूचर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये एक्सपेंशन कर सके अपने बिजनेस को, असेट्स को आने वाले टाइम में, और उसी के साथ साथ टू मीट इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो आरओई 5.64% की कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.49 की ओके है। यहाँ पर इसे इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा, बिकॉज जो ये सेगमेंट होने वाला है, वहां पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.81% की कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है 22.93% का, जो हमें रिसेंटली 2024 में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। जस्ट आईपीओ आने से पहले ईपीएस प्री आईपीओ 3.87 की काफी ज्यादा कम हो जाती है। अगर हम इसकी पीई निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग समझ भी लीजिएगा कि पीई कैसे निकलती है। जो भी शेयर का प्राइस होने वाला है, यानी कि 120 का डिवाइड बाय ईपीएस, ये आ जाती है हमारी प्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो निकल के आ जाती है ऑलमोस्ट 31 की। और अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली बात करें, तो यहाँ पर फंडामेंटल्स में भी हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, इतने अच्छे फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं, तो मास फाइनेंशियल जिसका पीयर 26 का, श्रीराम 14.73 का, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट 33 का, अरमान फाइनेंशियल 20.99 का, सीएसएल फाइनेंस 22.70 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर 27.5% का देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, और कंपनी ने हमारे लिए यहाँ पर लिस्टिंग स्कोप की चांसेस नहीं छोड़े हैं। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मार्केट का मूड मोल, आईपीओ की डिमांड कैसी रहती है, सब्सक्रिप्शन कैसी आती है, एंकर बुक, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा और जो रैंकिंग बनेगी, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आपको जो भी काम करना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी एक्शन लीजिएगा, और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।